गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके संरक्षण की बात करते हैं। अब हम संरक्षण की बात करते हैं तो क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मानव सभ्यता का विकास भौतिक संसाधनों के अधिक दोहन एवं उपयोग पर निर्भर है। एक एक वर्ड को समझिएगा और समझने के साथ साथ हम आप आगे बढ़ेंगे कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि कोई भी राष्ट्र जो है वह विकास करेगा या कोई मानव सभ्यता विकास करेगी, तो ये डिपेंड करता है कि वह अपने यहाँ पर उपलब्ध भौतिक संसाधनों का कितना अधिक उपयोग कर पाता है, तो कितना अधिक दोहन कर पा जाता है। इनका अर्थ ये हो गया है कि आपके पास काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया होते हुए भी आप अपने संसाधनों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, आप उन संसाधनों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स आप में तकनीकी ज्ञान और आप में क्षमताओं की कमी है। और अगर क्षमताओं की कमी है तो आप उनका दोहन नहीं कर पाएंगे और आप आर्थिक विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका ने काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में देखिएगा डेवलपमेंट बिल्कुल कम हुआ। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आपको संसाधन तो मिलेंगे, लेकिन उन संसाधनों का आपने दोहन नहीं किया और वहाँ पर उपयोग नहीं किया। अब दोहन और उपयोग डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका का जो महान झील जो चित्र है, 5 अंगुलियाकार झीलें, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, इन झीलों के आसपास आपको बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलता है, क्योंकि यूरोप से लोग आकर यूरोप वासियों ने अपनी तकनीकी ज्ञान और क्षमताओं का प्रयोग करके उस क्षेत्र को काफी डेवलप किया। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने संसाधनों का कितना उपयोग कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो तकनीकी है उस तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपके पास तकनीकी ज्ञान है तो तकनीकी ज्ञान अगर आपके पास है तो आप अपने यहाँ पर संसाधनों का अधिक उपयोग कर पाएंगे। जैसे कि अगर अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज के अंतर्गत उनके पास बहुत सारे संसाधन तो है, लेकिन संसाधन होने के बावजूद भी वे अपने संसाधनों का पूरी तरीके से उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तकनीकी ज्ञान में वो काफी पिछड़े हुए हैं। तो तकनीकी ज्ञान का प्रयोग उन्हें करना पड़ता है। अब तकनीकी ज्ञान अगर वो करेंगे तो वहाँ की जो भूमि की उत्पादकता की वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि अगर आपके पास जमीन जो है वो अनुपजाऊ है, तो आप वहाँ की जमीन की जो उत्पादकता है, उसकी जो फर्टिलिटी जो रेट है, उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके लिए क्या करोगे, तो खेतों की गहरी जुताई करोगे, या फिर हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के जो जैविक या रासायनिक जो खाद है, उन खादों का प्रयोग करते हुए आप उसकी क्षमताओं में वृद्धि करोगे। लेकिन उसके लिए आपके पास होने चाहिए तकनीकी ज्ञान। या फिर उसमें क्या करोगे, संसाधनों का रूपांतरण। संसाधनों का रूपांतरण का अर्थ होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको आप, यानी जो अनुपयोगी है उसको आप उपयोगी संसाधन में किस प्रकार से तब्दील करते हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि खनिज तेल निकाला जाता था पहले, तो खनिज तेल में से केवल और केवल पहले हम डीजल का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो डीजल के साथ हमने पेट्रोल का यूज किया। पेट्रोल के साथ साथ हम कह सकते हैं कि केरोसिन और दूसरे जो सामग्री है उसका प्रयोग करना हमने प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हमने संसाधनों का जो रूपांतरण है वो धीरे धीरे बढ़ाया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दूरी निवारण। अब दूरी निवारण का अर्थ क्या हुआ कि जो संसाधन है, अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो संसाधन है वो कितनी दूरी पर है, तो जैसे जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाओं का विकास किया, तो उस विकास के साथ साथ हमने दूरी का निवारण किया।
अब दूरी का निवारण हमने किस प्रकार से किया देखिएगा, मान लीजिए अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो उत्तरी अमेरिका है, अब उत्तरी अमेरिका के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके है यूरोप। अब यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में आप देखेंगे काफी बड़ा गैप है और बीच का ये जो पूरा भाग है पूरा का पूरा समुद्र, यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। अब अटलांटिक ओशन को पार करके आपको यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं को डेवलप करना होगा। यही कारण है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जो जलमार्ग के रूप में ये क्षेत्र विकसित हुआ। तो आप तकनीक का प्रयोग करके हुए दूरी का निवारण कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के बीच में अगर यहाँ से क्रूड ऑयल निकालना है, यानी यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ऑयल मिलता है और ऑयल को आपको यहाँ पर यूरोप ले जाना है, तो आप क्या करोगे, या फिर तो टैंकर के माध्यम से, या फिर दूसरा क्या प्रयोग कर सकते हैं कि आप पाइपलाइन के माध्यम से इस स्थान से इस स्थान पर आप क्रूड ऑयल को पहुंचा सकते हो। तो इस प्रकार से तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करते हुए आप वहां के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन कर सकते हैं। फिर बात आती है संचार बिना कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से यूरोप, अब हर बात के लिए यूरोप वासी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर नहीं आएगा। तो संचार के लिए आप किन किन संसाधनों का प्रयोग करोगे, आप मोबाइल का प्रयोग करोगे, आप इंटरनेट का प्रयोग करोगे, आप कंप्यूटर का प्रयोग करोगे या सैटेलाइट का प्रयोग करोगे, तो इससे आपका कम्युनिकेशन होगा कि भाई कितना माल कितना बेच। तो ये सब चीजें जो है ये डिपेंड करती है आपके तकनीकी ज्ञान पर कि आपके पास तकनीकी ज्ञान कितना है, और इसी तकनीकी ज्ञान के आधार पर आप अपनी मानव सभ्यता का विकास करोगे। अब यूरोपियन कंट्री में ज्यादा मानव सभ्यता का विकास हुआ क्योंकि इन्होंने अपनी तकनीक का भरपूर प्रयोग किया, वहां पर जितने भी जो भौतिक संसाधन थे उनका अधिकाधिक दोहन किया, यानी ज्यादा से ज्यादा उसका दोहन जितना कर सकते थे उतना दोहन किया, और उसके उपयोग पर भी उन पर निर्भर, यानी आप कितना उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति अगर हम सीमेंट की जो यूज है कि हम जो हमारा कंजप्शन है कि हम कितने आयरन का कंजप्शन करते हैं या कितने कोल का कंजप्शन करते हैं, हम कितने पानी का कंजप्शन करते हैं, तो हम अगर ज्यादा लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं इट मीन्स हमारी जो दिनचर्या है वो इलेक्ट्रिसिटी पर ज्यादा डिपेंड है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो देश है वो कितना ज्यादा डेवलप है और कितना वहां पर आपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग, ये तो हम संसाधनों की बात करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्लब ऑफ रोम की जो रिपोर्ट है लिमिट ऑफ ग्रोथ, यानी हमारी जो वृद्धि है उस वृद्धि की क्या सीमा हो, तो उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के साथ साथ हमारी जो आवश्यकता है वो बढ़ रही है। औद्योगिकरण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर तीन चीजें, जैसे कि हमने कहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी जो उसकी आवश्यकता है। अब आवश्यकता क्या है जनसंख्या की, जनसंख्या को सबसे पहले चाहिए खाद्यान्न, फिर उसको चाहिए रहने के लिए आवास। अब रहने के लिए आवास चाहिए और खाद्यान्न चाहिए। खाद्यान्न के लिए वो क्या करेगा, वो अपनी कृषि भूमि में विस्तार करेगा। आवास के लिए क्या करेगा, वो जंगल को काटेगा। तो जंगल को काटेगा या खेतीबाड़ी के लिए जंगल को काटेगा, तो दोनों ही प्रकार से वहां पर अपने आप को डेवलप करेगा और जनसंख्या में वहां पर वृद्धि जो है इन पर प्रभाव डालेगी। अब जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता है तो औद्योगिकरण के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कच्चा माल। क्यों, कच्चा माल जो है वह कहाँ से आएगा, कच्चा माल आएगा खेतीबाड़ी से आएगा, या फिर हो सकता है कि जंगल से आएगा, या फिर हो सकता है कि जो कच्चा माल है वह आए खनन से, यानी माइनिंग से आएगा। तो इस प्रकार से जो औद्योगिकरण बढ़ेगा तो उसके साथ साथ कच्चे माल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो है प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे भोजन के लिए हम उत्पादन करेंगे और संसाधनों का जो हास होगा उसमें काफी ज्यादा वृद्धि करेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और इस प्रकार से जो हमारे जो संसाधन है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे, और जो संसाधनों की जो वहन क्षमता है उस पर काफी ज्यादा बोझ पड़ेगा। इस प्रकार से एक क्लब ऑफ रोम की जो रिपोर्ट हुई उसमें बताया गया। अब वहन क्षमता का बोझ किस प्रकार से, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वहन क्षमता का बोझ होता है, कहने का अर्थ होता है कि आपके पास कितनी सामग्री, जैसे कि अगर हम कहें कि आपके परिवार में 5 सदस्य है और हर सदस्य कह सकते हैं कि 2 रोटी खाता है, तो आप 10 रोटी बनाएंगे।
लेकिन 10 से ज्यादा अगर आपके आपके मेहमान आ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी किसी एक को खाने के लिए कम मिले। या फिर इसको इस प्रकार से समझिए कि जिस प्रकार से आप कैपेबिलिटी, यानी अर्थ की भी एक कुछ कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर उस पर बोझ आता है तो वह उसके लिए हानिकारक हो जाता है, यानी वहां पर उसको बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा उसके लिए पोषण की व्यवस्था करने में। तो इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। अगर हम बात करें कि अमेरिका, तो अमेरिका ने अपना जो डेवलपमेंट अभी वर्तमान के समय में अमेरिका कहता है कि हर प्रकार से कह सकते हैं कि संसाधनों का कम दोहन करो, भविष्य की सोच करो और कार्बन जो पदार्थ है उनका जो उत्सर्जन है उसका ट्रांसमिशन जो है वो अब कम से कम करो। लेकिन अगर हम बात करें 1914 से लगाकर 1952 का जो टाइम था, उसके समय में अमेरिका ने जितने भी अपने संसाधन थे उसका अत्यधिक दोहन कर लिया और अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में सामने लेके आ गए। अभी वो चाहता है कि जो हम संसाधनों का कम काम यूज करें, तो अपनी जो तकनीकी ज्ञान है, प्राविधिक का अर्थ होता है उसका जो टेक्नोलॉजी है, और संपन्न आर्थिक मानव अपनी समुन्नति, देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा प्राविधिक ज्ञान संपन्न, यानी मनुष्य किस प्रकार सा है कि उसके पास बहुत ज्यादा तकनीकी है और तकनीकी ज्ञान से वो संपन्न है और वो चाहता है, जैसे कि हमने कहा था कि पॉसिबिलिज्म, यानी वो हर चीज को पॉसिबल बनाने की कोशिश करता है। तो प्राविधिक ज्ञान से काफी संपन्न व्यक्ति जो है वह आर्थिक मानव। आर्थिक मानव क्यों कहा गया है कि मनुष्य की क्या आदत होती है कि वह हर चीज को नफा नुकसान में देखता है, वो देखता है कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, इसलिए उसको आर्थिक मानव कहा जाता है और अपने फायदे के लिए वो प्रकृति को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए भी हिचकता नहीं है। तो एक तो उसके पास ज्ञान है, यानी प्रकृति को बदलने की क्षमताएं हैं, और दूसरा वह लोभी है, तो वह अपनी उन्नति के लिए प्राकृतिक वनस्पति का हमेशा से ही प्रतिरोधी रहा है, वह उसका दुश्मन रहा है। क्योंकि मनुष्य जो होता है वह मूल्यांकनकारी होता है। मूल्यांकनकारी का अर्थ होता है कि कोई चीज अगर दिखती है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं, तो उसका हम मूल्यांकन पहले से इवोल्यूशन कर लेते हैं कि हाँ ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो फायदेमंद है तो हम उसको क्या ज्यादा डेवलप कराते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि जानवर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ जानवरों का विकास हमने काफी ज्यादा, जैसे कि हमने भेड़ बकरियों वगैरह को खूब पाला, लेकिन ऊंट और गधों को हमने नहीं पाला, क्योंकि ऊंट और गधे जो हैं हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। किसी व्यक्ति को हमने ये नहीं देखा कि भाई वो हाथी को पालता है, क्योंकि हाथी को पालना काफी मुश्किल बड़ा काम होता है। तो इस प्रकार से जो मूल्यांकनकारी जो मनुष्य होता है वो केवल और केवल जिसमें उसको फायदा था उन चीजों को उसने डेवलप किया, बाकी चीजों को उसने काटता गया या उसको नष्ट करता गया या उसका पालन पोषण नहीं किया। तो इस प्रकार से हम संसाधन का जो संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो उस पर के में अंदर कह सकते हैं कि जो मनुष्य जो होता है वो हमेशा अपनी उन्नति के प्रयास में प्राकृतिक वनस्पति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वह मूल्यांकनकारी होता है और हमेशा सोचता है कि मेरा नफा किस में है। वो हमेशा से सोचता है कि मुझे लाभ कहाँ मिलेगा, मुझे जहां ज्यादा लाभ मिलेगा वो कार्य वो करता है, और वो त्वरित लाभ के उद्देश्य को लेकर चलता है। त्वरित लाभ के उद्देश्य का अर्थ होता है कि उसे इंस्टेंटली चाहिए, कि मतलब हाथों हाथ उसे करोड़पति बनना है, या हाथों हाथ कह सकते हैं कि वो फल, वो इंतजार नहीं करता कि 4-6 महीनों में जो फसल उगती थी, वो चाहता था कि वो 1 महीने में ही वो फसल उगकर तैयार हो जाए। तो इस प्रकार की जो चीजें लेकर जो मानव चलता है वो हमेशा से ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ये तो था कि पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो अब हम बात करते हैं कि संरक्षण क्या है या किस प्रकार से। तो किसी देश और काल का होता है, अर्थ होता है टाइम ड्यूरेशन में प्राकृतिक जो संसाधन है एवं जनसंख्या तथा जीवन स्तर के मध्य संतुलित समंजन एवं अनुकूलन, जिससे देखिएगा किसी देश में, देश यानी हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि किसी देश का अर्थ हो गया कि हम भारत। अब काल का अर्थ होता है किसी समय, यानी टाइम ड्यूरेशन में, जैसे कि हम कह देते हैं कि 2021 में भारत में प्राकृतिक संसाधन जितने भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें, पॉपुलेशन में और जीवन स्तर में, यानी हमें अच्छा जीवन भी जीना है, और जो हमारे पास जनसंख्या है और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या का जीवन स्तर काफी बढ़िया बना रहे, उसके लिए हमको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट किस प्रकार से है कि आपके पास, जो मैंने रोटी का उदाहरण दिया कि आपके पास 4 रोटी है या 10 रोटी है, और आपके पास पॉपुलेशन कितनी, तो उसमें बराबर आप बांटने का प्रयास करेंगे। तो यही जो है वो संसाधन संरक्षण कहलाता है।
और जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण हो, यानी उसका समाज भी बढ़े, उसकी जेब भी भरती रहे और राजनीतिक दृष्टि से वो अपने आप को, देश जो है वो काफी सक्षम बनाकर रखे। तो इस प्रकार से कल्याण की जो भावना लेकर चलती है तो उसे हम संरक्षण के या संसाधन संरक्षण की बात कह सकते हैं। अर्थात समझ गए होंगे कि आपके पास, जैसे कि अगर हमने कहा कि अगर आपके पास जो है, यहाँ पर मैं कॉलम बनाता हूँ कि ये आपके पास रिसोर्सेज है, ये आपके पास कह सकते हैं पर्सन है। अब आपको पता है कि रिसोर्सेज वाला कॉलम काफी बड़ा है और पर्सन वाला कॉलम छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर आसानी से उसके भरण पोषण की क्षमता या फिर उसकी जो आवश्यकता है पूरी की जा सकती है और यहाँ का जो जीवन स्तर होगा वो काफी आपको उन्नत देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक इसकी उल्टी स्थिति हो जाए, भारत वाली स्थिति हो जाए कि भारत के अंतर्गत पी यानी पॉपुलेशन इतनी है और हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं, तो रिसोर्सेज अगर कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको जीवन स्तर आपको यहाँ पर थोड़ा सा खराब देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है? अब खराब का अर्थ ये नहीं है कि हम यहाँ पर बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। कहने का अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर, यानी यहाँ पर पानी का टैंक भरा हुआ है और आराम से आप शॉवर से स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर पानी जो है वो काफी कम है, तो आप बाल्टी भर के छोटे छोटे से डब्बे से उसके स्नान का काम कर रहे हैं या पानी का कम से कम प्रयोग कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो संसाधन है वो कितने मात्रा में है और उसका आप किस प्रकार से ज्यादा समय तक प्रयोग कर सकते हैं। तो संसाधनों के संरक्षण की अगर बात करें तो संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, अब सर्वोत्तम की बात, जैसे कि हमने पानी का उदाहरण लिया, अब पानी का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से हो सकता है? जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो सब्जियों को धोने के लिए हमारा पानी काफी ज्यादा वेस्ट जाता है, तो हम क्या करते हैं कि सब्जियों के पानी को वेस्ट न जाकर हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसको विभिन्न जो पेड़ पौधे हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं या फिर दूसरे किसी प्रकार से उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो उसका हम सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं या फिर दूसरे कार्यों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक संसाधनों का प्रयोग। इसी प्रकार से लोहे का हम बार बार प्रयोग करें या अधिकाधिक प्रयोग करें तो ये भी संसाधन संरक्षण के अंतर्गत माना जा सकता है। संसाधनों की वर्तमान उपयोग की प्रक्रियाओं में संसाधनों का कम से कम, ये कम से कम दुरुपयोग हो। अब कम से कम दुरुपयोग का अर्थ होता है कि आपके पास जितने भी जो रिसोर्सेज है उसमें वेस्ट कम से कम निकले, ज्यादा से ज्यादा उस सामग्री का प्रयोग करें। जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी के या जो पत्थर है या कोई सीमेंट है या कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है उसमें से किसी प्रकार का वेस्ट कम से कम निकले। पेट्रोल का यूज करते हो या डीजल का प्रयोग करते हो तो उसके ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग किया जाए। तो हर प्रकार से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पर संसाधनों का संरक्षण ही करते हैं, तो कम से कम उसका दुरुपयोग हो वह भी संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आता है। फिर उसका जो वेस्टेज है वो कम हो, अनपेक्षित शोषण ना हो, यानी बिना जानबूझकर आप किसी प्रकार से किसी रिसोर्सेज को नष्ट करने की कोशिश न करें। तो इस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई अब इस प्रकार से अब संसाधनों का अगर संरक्षण करेंगे तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम संसाधनों का प्रयोग ही नहीं करें, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ संसाधन संरक्षण को हम कभी नहीं कह सकते हैं कि ये संसाधनों का अप्रयोग है। अप्रयोग का अर्थ होता है कि हम इसका यूज करना ही बंद कर दें, नहीं, यूज आप करेंगे, उसके उपयोग में आप कंजूसी नहीं करनी है, यानी आपको संसाधनों का उपयोग भी करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि भाई कंजूसी करनी है कि नहीं हम इसका उपयोग नहीं, जैसे कि पेट्रोल के भाव आज के दिनांक में लगभग 108 से लगाकर 112 प्रीमियम जो पेट्रोल है वो 112 रुपए लीटर मिल रहा है, तो इसका अर्थ नहीं है कि हम संसाधन उसका यूज करना बंद कर लें। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसका अर्थ होता है कि हम यहाँ पर आवश्यकता रहते हुए भी उसको अलग नहीं रख सकते हैं कि हम पेट्रोल की आवश्यकता है, गाड़ी चलानी है, लेकिन हम गाड़ी को नहीं चलाएंगे क्योंकि पेट्रोल जलता है, तो उसका प्रिजर्वेशन नहीं करना है, उसको आपको अलग संभाल के नहीं रखना है कि ये 5 लीटर का गैलन आपने पेट्रोल का भर दिया और सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं रखूंगा, कि आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि इस प्रकार का भी एक ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल नाम से जाना जाता था। तो ये संसाधन संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि उसका सार्थक का अर्थ होता है कि उसका आप सही जगह यूज करें और एक प्लानिंग के साथ उसका सदुपयोग करें कि किस प्रकार से उस पेड़ पौधों का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे खनिज पदार्थों का है, आपको यूज करना है। उसका नुकसान ना हो इसलिए उसको बचाना है, और अगर उसका नुकसान हो चुका है तो उसको रिस्टोरेशन, उसको पुनर्स्थापित करने की चेष्टा। अब कुछ ऐसे हैं जो
जो संसाधन है जो नवीकरणीय नहीं है तो हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोयला खत्म हो गया है तो हम लकड़ियों को अभी काट काट कर जंगल जमीन के नीचे दबा देते हैं कि यार 4-5 साल में ये कोयला बन जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसे पदार्थ है जैसे कि उसको पुनर्स्थापित, जैसे कि हमने पेड़ काट दिया तो पेड़ काटने में, एक पेड़ काटा है तो उसके बदले में 10 पेड़ लगा दे या 2 पेड़ लगा दे, तो ऐसा हम वहां पर प्रिजर्वेशन, इसका रिस्टोरेशन कर रहे हैं। जमीन की जो भूमि की जो उत्पादक क्षमता है वो अगर समाप्त हो चुकी है या कम हो रखी है तो हम उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका रिस्टोरेशन कर सकते हैं। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ ये होता है कि जितने भी आपके पास जो संसाधन है, यानी आपके पास जितने भी जो रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का अधिकाधिक समय तक, यानी मैक्सिमम टाइम तक आप मैक्सिमम जो पर्सन्स है उसकी जो ऑप्टिमम जो नीड्स है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका अभिष्ट। अब इन सारे शब्दों को हम समझ लेते हैं कि जो संसाधन आपके पास जो अवेलेबल है वो बहुत लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चले तथा ज्यादा से ज्यादा उस संसाधनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के लिए उसकी उपलब्धता हो या उसका लाभ मिले। फिर ऐसा नहीं है कि सबको लाभ मिले। अनुकूलतम आवश्यकता, अनुकूलतम आवश्यकता नहीं चाहिए, मतलब इतना तो चाहिए, यानी एक मकान बनाने के लिए आपको कुछ ईंटें या कुछ पत्थरों की आवश्यकता तो है, लेकिन उसकी आवश्यकता अनावश्यक रूप से आप एक व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के लिए आप 5 घर बना रहे हो तो वहां पर आप पत्थरों का अनावश्यक उपयोग कर रहे हो, लकड़ी का अनावश्यक प्रयोग कर रहे हो, वहां पर सीमेंट का अनावश्यक प्रयोग कर रहे हो, मिट्टी का अनावश्यक प्रयोग कर रहे हो, पानी का अनावश्यक प्रयोग कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का आप वहां पर अनावश्यक उपयोग कर रहे हो। तो हर प्रकार से वहां पर आपकी आवश्यकता न रहते हुए भी आपने 5 मकान बना दिए, तो वहां पर आपका संसाधन संरक्षण। तो अनुकूलतम आवश्यकता जो है उनके लिए उसका अभिष्ट, अभिष्ट का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग। ज्यादा से ज्यादा प्रयोग को एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूंगा। जैसे कि अगर कह सकते हैं कि कोई पदार्थ है उसका वेस्ट कम से कम निकले, वेस्ट कम से कम निकले तो उसके लिए क्या प्रयास कर, जैसे कि हमने लेमन की बात करी कि नींबू है तो नींबू का रस निकाल दिया, रस निकालने के बाद उसकी जो छिलके है उसको हम बाहर न फेंक कर उसको सुखा ले और उसका पाउडर बना लेता है, तो वह एक औषधि के रूप में काम आ रहा है। तो एक उदाहरण है कि उसका हमने ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि पेट्रोल है तो पेट्रोल आपने मोटरसाइकिल में डाला पेट्रोल या अपनी स्कूटी में डाला है और उसमें से जो धुआं निकला है उस धुएं को आपने कलेक्ट किया और धुएं से वापस पेट्रोल बना दिया, तो ऐसे पेट्रोल नहीं बन सकता है। तो आपके पास जितने भी जो रिसोर्सेज है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग, उसका ऑप्टिमम यूज जो है वह संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं, संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है विवेकपूर्ण यूज, रेशनल यूज। विवेकपूर्ण यानी हम सोचें कि ये जो संसाधन हम आप प्रयोग में ला रहे हैं, ये जो संसाधन है ये हमारे लिए कितने उपयोगी है, हमें इनका प्रयोग किस प्रकार से करना है या किस प्रकार से वेस्टेज इन्हें नहीं होने देना है। राष्ट्र के संसाधनों का विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण यानी सोचना है कि हम इसका प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अभिष्ट, अभिष्ट का अर्थ होता है उसका ऑप्टिमम यूज, ऑप्टिमम यूज का अर्थ होता है यानी जीरो वेस्ट पॉलिसी के नाम से हम चलते हैं कि कोई कचरा है उस कचरे को भी हम रिसाइकल करें, हर जो पदार्थ है उसको रिसाइकल करके यूज करें। पुनर्स्थापन यानी उसका रिस्टोरेशन करें जो समाप्त हो चुका है। जैसे कि भूमि की जो उत्पादक क्षमता है, आपको लग रहा है कि भाई प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वहां पर आप नेचुरल जो खाद है या जो जैविक खाद है, जिसे ऑर्गेनिक जो खाद कहा जाता है, या जो कुछ मात्रा में रासायनिक खादों का भी हल्का फुल्का प्रयोग करके हम उसकी उत्पादक क्षमता को बनाए रखते हैं, तो वहां पर हम रिस्टोरेशन कर सकते हैं। और जनहित के कार्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय तक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उसके लिए हम उसका उपयोग करें। अब उसके लिए कुछ नियमों को अपनाना पड़ेगा। तो नियम किस प्रकार से, तो आपके पास जितने भी जो रिसोर्सेज है, तो कितने प्रकार के रिसोर्सेज, जैसे भारत है तो भारत के पास कितने प्रकार के रिसोर्सेज है, उसमें आपके पास जानकारी में कितने हैं जो संभाव्य यानी पोटेंशियल है, यानी आने वाले समय में हम इन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हर राष्ट्र को इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वातावरण के तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधों के सिद्धांत को जानना और मानना, यानी अगर आप पेड़ काटोगे तो पेड़ काटने के बाद न केवल पेड़ों को नुकसान, पेड़ तो काट दिया, लेकिन पेड़ की जड़ों के कारण हम मान सकते हैं कि आपको वहां पर दूसरे नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, यानी वहां पर मिट्टी अपरदन हो सकता है, या पेड़ पर रहने वाले जो जीव थे वो डिस्टर्ब होंगे, उनका माइग्रेशन होगा। तो ये जो रिलेशन है
तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर एक चीज को नुकसान पहुंचाओगे तो दूसरी चीज अपने आप स्टॉप, यानी अगर आपने नदी के पानी को रोक दिया है तो सिंपल सा है कि आगे वाले जो चित्र है वहां पर आपको पानी नहीं पहुंच पाएगा और वहां का जो प्रोडक्शन होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने वन को साफ कर दिए, जंगल काट दिए, तो वहां पर आपको मिट्टी क्षरण यानी वहां पर आपको मृदा अपरदन भी देखने को मिलेगा। अगर मृदा अपरदन हो गया तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर एग्रीकल्चर का जो वर्क है वो डिस्टर्ब होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, कृषि उत्पादन कम होगा। फिर कृषि उत्पादन कम होगा तो अब उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हम कम खा पाएंगे या फिर हमें जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है वो कैलोरी नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार से अगर कैलोरी नहीं मिल पाती है या हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारा आर्थिक कार्य प्रभावित होगा, हम ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, मैं ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पाऊंगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, और सैलरी नहीं मिलेगी तो मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से काटा तो आपने वन है, अगर वन काटने से मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से खराब हुई, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने वन काटा, वन काटने से मिट्टी अपरदन हुआ, मिट्टी अपरदन से आपका प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो आपको हेल्थ इश्यूज आए, और हेल्थ इश्यूज आए इसका मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हो, और काम नहीं कर पा रहे हो मतलब आपकी सैलरी सही तरीके से नहीं मिलेगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वहां पर प्रभावित होना पड़ रहा है। इसके लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं, तो जो कम आर्थिक मूल्य वाले जो संसाधन है उसको और नष्ट करना अविवेकपूर्ण। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कम आर्थिक मूल्यों का अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि संसाधनों का एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि अगर अंग्रेजी बबूल जहां कहीं पर भी मिलता है तो हम क्या करते हैं कि इसको काटने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर कहा जाए कि बबूल की जो छाल है वो बहुत उपयोगी होती है, या फिर बबूल के जो पत्ते होते हैं उससे प्रोटीन मिलता है, तो सारे के सारे वो क्या करेंगे उस बबूल के संरक्षण में लग जाएगा। तो कहने का अर्थ होता है कि वो भले ही अभी वर्तमान में काम का नहीं है लेकिन आने वाले समय में लिए आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। तो भविष्य में आप तकनीकी का प्रयोग करके उसे अनुकूल परिस्थितियों में लाभदायक उसका उपयोग कर सकते हैं, आने वाले समय में वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो पृथ्वी पर जो भी मटेरियल मिलता है वो आपके काम का ना हो ऐसा नहीं मानना चाहिए, आने वाले समय में वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जैसे कि यूएसए का एक उदाहरण है कि काफी समय पहले अगर यूएसए की बात करें तो वहां पर 4% से कम धात्विक संपन्नता उसके पास थी, यानी 4% तक उसके पास वहां पर तांबा मिलता था। तो उसने क्या किया कि यार ये कोई काम का नहीं है तो उसको छोड़ दिया, लेकिन आज वो 1% जब हो गया तब वो लगातार करा रहे, यह तो बहुत काम की वस्तु थी, इसका तो मैंने उपयोग कर लिया होता तो मैं निहाल हो जाता। तो कहने का अर्थ है कि आज जो चीज उपयोगी नहीं है आने वाले समय में तकनीकी के ज्ञान के कारण आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। तो हर वो पदार्थ जो प्रकृति या पृथ्वी पर मिलता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और इसी सोच के साथ आपको संरक्षण करना है। तो जिन संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है, संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है, उसके गुणों में बदलाव किया जा सकता है, उसके लिए आपको प्रयास करना, जैसे कि मिट्टी के अंदर आप खाद डालकर उसे अच्छा बना सकते हैं, फसलों को बदल बदल कर बोकर आप उसकी उर्वरता को हजारों सालों तक बनाए रख सकते हैं। तो ये जो प्रयास है वो हम यानी मिट्टी की जो संसाधनों की जो गुणवत्ता है उसको लंबे समय तक इस प्रकार से बना सकते हैं। और जो संसाधन काफी कम परिमाण में है या फिर समाप्य है यानी खत्म होने वाले, तो हम उसका अनिवार्य और वैज्ञानिक ढंग से ही प्रयोग करें। जैसे कि पेट्रोल खत्म या संकट है, पेट्रोल महंगा है, खत्म होने वाला है, हमारी निर्भरता दूसरे राष्ट्रों पर है, तो हम इसके लिए दो प्रयास कर सकते हैं, या फिर तो पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर लें, या इसके सब्स्टिट्यूट नए विकल्पों की तलाश करें, या फिर हमारी तकनीकी में बदलाव करें कि जो 1 लीटर से जो गाड़ी अभी वर्तमान में 50 किलोमीटर चल रही है, तो हम ऐसी तकनीकी लाए कि उसी 1 लीटर से हमारी गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर चले। तो हमने तकनीकी प्रयोग के कारण यानी वैज्ञानिक ढंग से उसका प्रयोग करके हमने उसकी गुणवत्ता, उसकी जो लाइफ है उसको हमने वहां पर इंक्रीज कर दिया। तो इस प्रकार से हम संसाधनों का प्रयोग यानी संसाधनों को विज्ञान व तकनीकी के प्रयोग या अनुसंधान के आधार पर हम नए विकल्पों की तलाश कर सकते हैं, उसका ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, नए रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक जो वेस्ट के रूप में होता था, आज उसकी प्लास्टिक की रोड बनाने जाने लगी है, जो फ्लाई ऐश थी उसकी आपकी ईंटें बनने लगी है। तो हर जो चीज जो वेस्ट चली जाती थी उसका हमने यूज किया। कोयले और पेट्रोल के स्थान पर हम कह सकते हैं ये
सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विकल्प यहाँ पर ढूंढा जा सकता है। तो संसाधनों का बहुउपयोग, बहुत ज्यादा उपयोग, बहुत बहुउपयोग का अर्थ होता है उसका बार बार उपयोग करना, यानी उसको रिसाइकल करना, पुनः पुनः प्रयोग करना, उसको रिसाइकल करना, बार बार प्रयोग करना, संसाधनों का हम वहां पर नियोजन करना यानी उसको मैनेज करना, तथा लोगों में जन चेतना का हम बिगुल जगाकर इस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका था कि संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन को काफी बेहतर बना सकते हैं।